मानव जाति जल्द ही खत्म होने वाली है। अच्छा, जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में सीरियस हूँ। क्या बात कर रहे रे बाबा? क्योंकि अभी जिस तरह की सिचुएशन हमारी दुनिया में चल रही है, उससे तो यही लग रहा है कि साल 2030 तक ह्यूमैनिटी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। अब मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि यार आप खुद ही सोचो ना, अगर ऐसा नहीं होता तो इलॉन मस्क जल्द से जल्द मार्स पर ह्यूमन सिविलाइजेशन क्यों बसाना चाहते हैं। और ना सिर्फ इलॉन मस्क बल्कि जेफ बेजोस और कई स्पेस एजेंसीज इस रेस का हिस्सा हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ये बात पता है कि द एंड ऑफ द ह्यूमैनिटी इज नियर। ये है डूम्सडे क्लॉक। साइंटिस्ट इस डूम्सडे क्लॉक के जरिए ये बताना चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए समस्या पैदा करने वाली घटनाओं की वजह से दुनिया के तबाह होने में कितने सेकंड्स का समय और बचा है। डूम्सडे क्लॉक के मुताबिक आधी रात होने में जितना कम समय बचेगा, उतना ही न्यूक्लियर वॉर और क्लाइमेट क्राइसिस के खतरे के करीब दुनिया पहुंचेगी। और जब इस क्लॉक में 12 बज जाएंगे, तब इस धरती से इंसानों का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि अभी इस क्लॉक में 12 बजने में सिर्फ 90 सेकंड्स बचे हैं, और ये क्लॉक 12 बजे के कभी इतना करीब नहीं पहुंचा है। मतलब ये अभी एक रेड अलर्ट है कि हमारा जल्द ही टाटा बाय बाय होने वाला है। गुड बाय। दरअसल जब अमेरिका ने जापान पर एटम बॉम्ब गिराया, तब 1945 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर इस इमेजिनरी क्लॉक को बनाया ताकि दुनिया आने वाले न्यूक्लियर वॉर से अवेयर रहे। डूम्सडे क्लॉक के खतरे के लेवल को कई पैमानों पर नापा जाता है। खतरे के लेवल को वॉर, क्लाइमेट चेंज, एआई टेक्नोलॉजी, प्रोपेगेंडा और स्पेस से आने वाले खतरों से मापा जाता है। साल 1991 में ये क्लॉक आधी रात से सबसे ज़्यादा 17 मिनट दूर थी। जी हाँ, सिर्फ 17 मिनट। और साल 1952 में जब यूएस और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर अपने पीक पर था, तब इस क्लॉक में 12 बजने में सिर्फ 120 सेकंड्स बचे थे। मतलब आज सिचुएशन कितनी ज़्यादा खराब है आप समझ सकते हैं। पर आखिर ये सब हुआ कैसे? स्वागत तो करो हमारा। रूस यूक्रेन वॉर को आज 18 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे ये वॉर लंबे खिंचती चली जाएगी, वैसे वैसे न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। आज की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की सरेंडर करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने तो साफ साफ ये कह दिया है कि ना ही हम सरेंडर करेंगे और ना ही हम देश खाली करेंगे, हम तो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और ज़ेलेंस्की का यही कॉन्फिडेंस रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के लिए एक सरदर्द है। वॉर की स्टार्टिंग में लगा था कि रशिया 30 दिन के अंदर अंदर यूक्रेन को कैप्चर कर लेगा, लेकिन आज 18 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नेटो यूक्रेन को लगातार सप्लाईज भेज रहा है, और अभी ऐसा लग भी नहीं रहा है कि ये वॉर आगे रुकेगी। और अगर रशिया यूक्रेन वॉर ऐसे ही लगातार चलता रहा तो 100% चांसेस है कि पुतिन न्यूक्लियर वॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं दूसरी तरफ चाइना भी कुछ इसी तरह का प्लान कर रहा है। अगले साल यानी 2024 में जब इंडिया, यूएस, ताइवान और कई देश इलेक्शंस में बिजी होंगे, तब चाइना ताइवान पर इन्वेड कर देगा, क्योंकि चाइना ताइवान को एक अलग कंट्री नहीं मानता है, वो ताइवान को चाइना का एक हिस्सा मानता है। इसलिए उसने ये कह दिया है कि हम ताइवान को वापस लेकर रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। और अगर चाइना ऐसा करता है तो यूएस डायरेक्ट ताइवान के सपोर्ट में आएगा, और यूएस के सपोर्ट में आते ही ये वॉर अब कोई छोटी मोटी वॉर नहीं रह जाएगी, क्योंकि यूएस के सपोर्ट में आते ही सारी नेटो कंट्रीज एक हो जाएंगी, और यहाँ पर रशिया और चाइना वो अलग से एक हो जाएंगे। मतलब यहाँ से शुरू हो जाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब अगर मैं अभी की सिचुएशन की बात करूँ, तो अगर रशिया यूक्रेन वॉर फ्यूचर में ख़त्म हो जाता है तो शायद कुछ हो सकता है, बट इसके भी चांसेस बहुत कम हैं। मतलब अगर हम सीधे सीधे बात करें तो ये दुनिया धीरे धीरे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। Generate the energy during the day and then also have a localized battery pack so that people can charge at night. The Tesla supercharging stations would continue to function even in a zombie apocalypse. So, just never know. That's coming one day. We know it. Yes. आप इलॉन मस्क के चेहरे के एक्सप्रेशन से ये पता लगा सकते हैं कि वो मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वो सच में सीरियस हैं
ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में। उन्होंने कहा भी है कि ये एक दिन हो सकता है, और जब इतना बड़ा जीनियस ऐसा कुछ कहे तो हमें उसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और आपने एक ज़ॉम्बी फंगस के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसमें एक फंगस चींटियों को इन्फेक्ट करता है और उन्हें ज़ॉम्बिस में बदल देता है। और अभी कुछ महीनों पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें एक इंसान प्लांट फंगस से इन्फेक्ट हो गया था, और वो बंदा कहीं और का नहीं बल्कि इंडिया का ही था। अब अगर एक फंगस प्लांट से इंसानों में आ सकता है तो वो चींटियों से इंसानों में भी आ सकता है। यहाँ बीच में एक और न्यूज़ निकलकर सामने आई थी जिसमें साइंटिस्ट ने मिलकर 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को फिर से रिवाइव कर दिया है। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि हम तबाही के कितने ज़्यादा करीब जाते जा रहे हैं। अब अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो आपको पता है कि आज ग्लोबल वार्मिंग कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, और साइंटिस्ट ने बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग अपनी एवरेज स्पीड से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो बची कुची कसर है वो एआई तो पूरी कर ही देगा। और ये सब की तो अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे हालात तो और ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। वेल, ये सब देखने और सुनने के बाद आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।